ये क्वेश्चंस आप खुद जाकर देखिएगा, एक दफा कीजिएगा, तब समझ आएंगे। ओके, to continue with the lecture with more numericals, the next numerical says calculate the minimum amount of air required for complete combustion of 150 kg of fuel containing 70% carbon, 15% hydrogen and 5% sulfur and the rest nitrogen by weight. Who would like to attempt this? सर लास्ट क्वेश्चन की तरह अटेम्प्ट होगा ये भी। हाँ, तो मैं किसी को पर तो पूछता तो हूँ ना। 75, थैंक यू फॉर वॉलंटियरिंग। जी, क्या करूँगा मैं? $77। जी सर, यहाँ पे तीन ही इक्वेशन बनेगी, एक कार्बन की बनेगी, दूसरी हाइड्रोजन की, हाँ, तीसरी सल्फर की। सर फिर अच्छा। उसमें जो मास होगा कार्बन का, जैसे कार्बन का 12 है, ठीक है सर। तो फिर कितना डिवाइड होना बाय चाहिए? कार्बन का कंट्रीब्यूशन कितना मल्टीप्लाई होगा? बाय 150 होगा सर। अच्छा, सही है, हो गया। और सर और नाइट्रोजन जो होगा वो रेस्ट होगा सर, उसको हम चले, मान लिया वेस्ट हो गया। और मिनिमम ऑक्सीजन के अंदर कितनी ऑक्सीजन रिमूव करूंगा? मिनिमम के अंदर। मिनिमम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड माइनस ऑक्सीजन होती है ना मिनिमम के लिए, तो कितनी मैं रिमूव करूंगा मिनिमम अमाउंट? 1%। 1% रिमूव करूंगा ऑक्सीजन। क्यों? सर जो निकलेगी शायद वो करेंगे। अच्छा सर इसमें नहीं करेंगे ना, क्योंकि उसमें तो है 73 ही सही नहीं। बोला इन्होंने, 1% रिमूव करूंगा। सर नहीं सर। क्यों, क्या गलती है? सर क्योंकि हमें ऑक्सीजन दी हुई नहीं है। तो कितनी? तो 1% रिमूव करूंगा, 10% रिमूव करूंगा, कितनी रिमूव करूंगा? यार 1% करेंगे, तो दी नहीं हुई है तो तकरीबन कुछ ना कुछ तो होगी। हम रिमूव शायद करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन दी हुई नहीं है। देखें ना, शायद की बात नहीं है, करेंगे ना करेंगे। शायद का मतलब है मैं कंफ्यूज हूँ। सर 1% करेंगे। यानी आपने 1% बोला, 73 आप इसको काउंटरैक्ट करें, कितनी आप बोलती हैं? 1 2 3 4। सर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सर क्योंकि हमें ऑक्सीजन दी हुई नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन है ही नहीं, तो हम कैसे करेंगे उसको जब हमें ऑक्सीजन। क्वेश्चन में जब ऑक्सीजन नहीं है तो आप ऑक्सीजन क्यों रिमूव कर रहे हैं, कहां से रिमूव कर रहे हैं? आधा क्वेश्चन आपका सही है, ऑक्सीजन ही प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में 70% आपके पास कार्बन है, 15% हाइड्रोजन है, सल्फर 5% है और बाकी 10% नाइट्रोजन है। तो ऑक्सीजन है कहाँ मिनिमम रिमूव करने के लिए? तो मैंने आपको पहले यही कहा था कि ऑक्सीजन का अगर कंट्रीब्यूशन ही नहीं है तो आप रिमूव कैसे कर सकते हैं ऑक्सीजन? तो शुरू का पार्ट तो वही है, टोटल केजी फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कार्बन का प्रोपोर्शन कितना है? 70/100। यहां देखें मैंने 150 से मल्टीप्लाई किया है बिकॉज द टोटल वेट वाज 150, 105 केजी। हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन 22.5, सल्फर का 7.5, नाइट्रोजन का 15 केजी, मगर ये 15 केजी रिएक्ट नहीं करेगा ऑक्सीजन के साथ। अब आपने तीन अपने इक्वेशंस लिख लिए। आपको मालूम है 1 kg ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 2.67 kg ऑफ ऑक्सीजन। मैंने डायरेक्ट बोल दिया है, 32 डिवाइडेड बाय 12। तो 1 kg ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 2.67 kg ऑफ ऑक्सीजन। सर यही बोल रहा था मैं, क्या रिएक्ट तो कर रहा है ना ऑक्सीजन से सर, तो फिर तो निकलेगी ना, जारी बात है। निकलने की बात ही तो मैंने आपसे कहा था सब्ट्रैक्ट कितनी होगी, निकलने ही था तो मैंने पूछा ही नहीं था आपसे। अच्छा सही है सर। तो इसी तरह कितनी ऑक्सीजन आपकी निकल रही है तीनों में से, यहां से आपको मिल जाएगी टोटल ऑक्सीजन नीडेड फॉर द मिनिमम अमाउंट। कार्बन के लिए आपको चाहिए होगी 32/12, यहां से आई है, मल्टीप्लाई बाय 105। 105 इज द टोटल वेट ऑफ कार्बन। इसी तरह हाइड्रोजन के लिए 4 मल्टीप्लाई बाय 22.5,
22.5 यहाँ पर है, 4 उसका कंट्रीब्यूशन है, सॉरी 8 उसका कंट्रीब्यूशन है, 32 डिवाइड बाय 4 8 उसका कंट्रीब्यूशन है। और सल्फर का 1:1 रेशियो होता है 32/32 इंटू 7.5। टोटल ऑक्सीजन आपकी कितनी आ रही है 467.5 कार्बन हाइड्रोजन सल्फर को ऐड कर। मगर क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कोई ऑक्सीजन का एलिमेंट है ही नहीं तो आप कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे ही नहीं, तो जितनी आपको ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है यही मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगी। यही मैं आपसे पूछ रहा था कि आप ऑक्सीजन कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। अगर यहां पर होता कि 2% ऑक्सीजन हो रही है फ्यूल में है तब आप सब्ट्रैक्ट करते, तो आपने वो ही मिनिमम अमाउंट सब्ट्रैक्ट करने के लिए दी हुई होगी। हाँ क्वेश्चन में गिवन होगी ना, अगर गिवन Yes. नहीं है जैसे आप बाकी क्वेश्चन देखें यहां पर गिवन है 2% ऑक्सीजन, इसका मतलब है 2 रिमूव होगा क्योंकि 2 आपका क्वेश्चन में गिवन है। जब आपको क्वेश्चन में ही गिवन नहीं है कि कितनी ऑक्सीजन है तो आप किस तरह रिमूव कर सकते हैं उसको। फिर मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर नीडेड वुड बी, देन इट्स द सेम फॉर्मूला 100/23 इंटू मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, 100/23 इंटू 467.5 और फिर वही बात हो गई 2032.6 kg ऑफ एयर फॉर, ये मेरी स्क्रीन के अंदर थोड़ा सा स्नैप में कैंसिल हो गया, मेरा आंसर शुड हैव बीन 203.6 kg of air for 150 kg fuel used, or I could have written this as 2032.6 divided by 150 kg of air for 1 kg of fuel used। दोनों आंसर एक्सेप्टेबल हैं। समझ आई मैंने दूसरे पार्ट में क्या किया, मैंने इसको पर केजी बेसिस में कर दिया, तो आप उसको या तो पर केजी में लिख लें या टोटल आंसर में लिख लें, दोनों वही चीज है। क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, क्वेश्चन 7, कैलकुलेट द वेट एंड वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ कोल। अब ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, ये पूछ रहा है कैलकुलेट द वेट एंड वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ कोक और कार्बन। तो आपका जो फ्यूल है वो इसके अंदर कार्बन है। सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिख लें, C + O2 गिव्स CO2। अब आपको ये मालूम है कि 1 kg ऑफ कार्बन गिव्स 32/12 kg ऑफ ऑक्सीजन, वही बात हो गई 2.67 kg ऑफ ऑक्सीजन। मिनिमम अमाउंट ऑफ वेट, अब कोई और एलिमेंट तो मेरे पास है ही नहीं ना इसके अंदर, ना मेरे पास हाइड्रोजन है, ना मेरे पास सल्फर है, ना मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, और ना ही तो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है क्वेश्चन के अंदर। जब ये चारों कंडीशन ही नहीं है तो जितनी इसका कंट्रीब्यूशन होगा ना इस कार्बन का, वही मिनिमम एयर होगी, क्योंकि कोई और चीज ना मैं इसके अंदर ऐड कर सकता हूं ना ही मैं कोई चीज सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। आई कैन नाइदर ऐड नॉट सब्ट्रैक्ट बिकॉज देयर इज नथिंग इनसाइड दिस question. So this is my minimum amount of oxygen required, 100/23 multiply by 32/12, यानी जो 32/12 kg of oxygen है ना 2.67, तो 100 multiply by 2.67 divided by 23, 11.594 kg of air needed per kg of coal. How can I write per kg of coal? क्योंकि मुझे मालूम है क्वेश्चन के अंदर 1 kg है। ये तो मेरा सिर्फ ऑक्सीजन की बात हुई। आप आ जाएं आप वॉल्यूम की तरफ। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट STP या जिसको हम NTP बोलते हैं, इट इज 22.4 लीटर या 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ये ग्राम उस पर 1 ग्राम मोल होता है। तो इसको सबसे पहले तो मैं मीटर क्यूब में चेंज कर लूं। मीटर क्यूब के लिए अगर मैं ये डेसीमीटर क्यूब जब होता है अगर ये ग्राम मोल में होता है, मेरा क्वेश्चन केजी के अंदर था, तो मैंने क्या किया 22.4 लीटर 1000 लीटर इज 1 मीटर क्यूब, 0.0224 मीटर क्यूब होता है। 0.224 मीटर क्यूब वो 1 ग्राम मोल के लिए होता है, तो केजी मोल के लिए क्या होगा
सबसे पहले तो मैंने इस 22.4 को कन्वर्ट कर दिया है, सिंपली मैंने ये किया है। और अगर ये ग्राम मोल के लिए है तो केजी मोल के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा, यानी 22.4 मीटर क्यूब पर केजी मोल। आसान तरीका ये है याद रखने का, अगर आपको ये वर्किंग नहीं करनी है, द इजी वे इज कि अगर मैं लीटर की बात करूं या डेसीमीटर की बात करूं, डेसीमीटर क्यूब, 22.4 लीटर is 1 gram mole and 22.4 meter cube is 1 kg mole. That is the easiest way to learn. मगर ये गलती नहीं कीजिएगा कि आप लिख दें 22.4 लीटर is 1 kg mole, because 22.4 लीटर is not the same as 22.4 meter cube. It is not the same. 1 liter is 1000 लीटर इज 1 मीटर क्यूब, यानी आपका आंसर आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपने सेम कर दिया तो आपके यूनिट कन्वर्जन गलत हो गए। तो जो मैंने आपको तरीका बोला है कि आप इस तरह इसको याद रख लें कि अगर मैं 22.4 मीटर क्यूब की बात कर रहा हूं तो उसका मतलब है मैं केजी मोल की बात कर रहा हूं। तो मैंने ये अज्यूम कर लिया कि 32 kg ऑफ ऑक्सीजन इज 22.4 मीटर क्यूब, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर वन स्टैंडर्ड कंडीशन पे द गैस इज एट 22.4 dm क्यूब पर ग्राम मोल। मगर मैं यहां पर केजीज की बात कर रहा हूं क्योंकि मेरा क्वेश्चन केजी के अंदर है, तो इसीलिए मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ऑक्सीजन की वैल्यू एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज 22.4 मीटर क्यूब। अब मैं क्योंकि केजी की बात कर रहा हूं, स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर ऑक्सीजन का मास कितना हुआ? ऑक्सीजन का मास हुआ 32 kg, 16 एक ऑक्सीजन का, 16 दूसरे ऑक्सीजन का। सो मैं ये रिलेशन लिख सकता हूं 32 kg ऑफ ऑक्सीजन इज 22.4 मीटर क्यूब। बोलें सर यहाँ तो हम एसटीपी पे वॉल्यूम हमारा ले रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे भी हमारे पास नहीं लिखा हुआ कि जो रिएक्शन है वो एसटीपी पे हो रही है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उसमें मेंशन होगा या नहीं होगा? इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड एसटीपी अनलेस यू से गिवन टेम्परेचर, कंडीशन एंड प्रेशर। जब भी आप कोई चीज का रिलेशन देते हैं तब आपको उधर जाना होता है, वरना हाइपोथेटिकली इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड एसटीपी क्वेश्चन में। अगर नहीं दिया है तो आप एसटीपी ही अज्यूम करेंगे। तो ये जो 32 kg ऑफ ऑक्सीजन है ये 22.4 dm क्यूब को देगा। तो अभी अभी जो आपने 11.594 ऑक्सीजन निकाला है, सही है, जब आप एयर की बात करें आपने जो ऑक्सीजन निकाला है वो कितना देगा? अगर 32 kg 11.25 देता है तो 11.594 कितना देगा? 11.594 मल्टीप्लाई बाय 22.4 divided by 32 by the unitary method. Your oxygen is going to be 11.58 meter cube, which is your minimum oxygen. This is your minimum oxygen in terms of volume. यहाँ पर it was minimum oxygen in terms of weight. तो volume of air for complete combustion is, जब आपको ये minimum मालूम पड़ गया, 100/21 into this value 38.64 मीटर क्यूब एयर। जी सर ऑक्सीजन आपने 32 kg क्यों लिया है? तो ये तो 32/12 kg नहीं लेंगे आप? ये मैंने डायरेक्ट ऑक्सीजन को दिया है, मैं उससे तो कंपेयर नहीं कर रहा हूँ ना, मैं ऑक्सीजन का वेट कंपेयर कर रहा हूँ ना, कार्बन से तो मैं इसको देख ही नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ऑक्सीजन को देख रहा हूँ। मैंने कार्बन से क्यों लिया इसको? मैं तो ऑक्सीजन को देख रहा हूँ ना, एज ए ऑक्सीजन, एज ए गैस। सही तो सही समझ, कार्बन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इसका। सही है। ओके, नंबर 8, calculate the minimum theoretical quantity of air needed for combustion of 10 kg of coal which is 95%। इसका क्या मतलब है 10 kg of coal 95%? सर 95% कार्बन होगा इसमें। या तो ये मतलब हुआ 95%, यानी बाकी जो 5% है वो impurities हैं, we do not know what those impurities are। सही है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया। इट कुड बी सल्फर, इट कुड बी हाइड्रोजन, इट कुड बी एनीथिंग, आई डोंट नो व्हाट इट इज।
तो सबसे पहले तो मैं कार्बन का इक्वेशन लिखूं, C + O2 gives CO2। अब क्या है, 1 kg of carbon needs 32/12 kg of oxygen। मेरा टोटल वेट कितना है, 10 kg, और प्योर कार्बन कितना है, 95/100, क्योंकि इट सेज इट इज 95% प्योर, बाकी 5% आई डोंट केयर व्हाट इट इज। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मेरी आवाज आ रही है? हेलो? यस सर। जी यस सर सर, आ आ रही रही है। है। अच्छा, अच्छा, यहाँ पर बैड Yes, नेटवर्क sir. क्वालिटी लिखा गया था, इसलिए मैं पूछ रहा था। तो मेरी जो प्योर कार्बन है दैट इज गोइंग टू बी 95/100 इंटू 10, अ टोटल ऑफ 9.5 kg। कहीं पर भी 9.5 kg के साथ कोई ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन दिया है? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। all they have said is it is impurity, that impurity can be ash, that impurity can be anything। अगर मैं ये बोलता कि 2% impurity ऑक्सीजन है, 3% is ash, then you would have to subtract oxygen। पर यहां पर आपको डेटा ही नहीं गिवन है ना, तो आप अज्यूम कर लो वो 5% आपको मालूम नहीं है। तो ये जो 9.5 है ये इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये इनडायरेक्टली आपका मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बीइंग यूज्ड हो जाएगा। तो दिस इज योर आंसर, 32/12 into 9.5, 25.33 kg of oxygen, which is your minimum amount of oxygen। Then back to the same old procedure, 100/23 into 25.33, यानी 110.144 kg of air is needed। Again in my question I have written 10 kg carbon, which is 95% pure coal। इसको ये नहीं लिख लीजिएगा 110.114 kg, मुझे क्या मालूम 110.14 kg 1 kg के लिए है, 2 kg के लिए है, 10 kg के लिए। तो you have to write per 10 kg of coal, unless you want to write this divided by 10 for 1 kg of coal। Please be clear in your answers, I am telling you that again and again। इस सर क्वेश्चन में कोई सर मसला? जी। ये प्योर कार्बन से तो 95/100 into 10 सर, ये जो हमने हाँ, यहाँ 9.5 kg निकाला सर, ये निकाला जो है सो ये तो ऑक्सीजन कैसे हुआ सर? फिर हमें तो एक प्योर कार्बन नहीं था ना ये तो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो हम तो ऑक्सीजन निकालते हैं ना, कार्बन थोड़ी निकालते हैं। बोल क्या रहे हो, ये देखो ना, 1 kg of carbon, 1 kg of carbon reacts with 32/12 kg of oxygen। जी तो सर। यहां पर ये जो 9.5 kg है, ये जो 9.5 kg है, ये ऑब्वियसली कार्बन का हुआ ना। तो 9.5 kg कितना रिएक्ट करेगा, 9.5 kg विल रिएक्ट विद 32/12, तो ऑक्सीजन ये निकला ना, ऑक्सीजन तो ये सही है, सही। ये तो जी कार्बन है। सर समझ रहा तो हूँ। मैं, यही तो मैंने लिखा है प्योर कार्बन, ये क्या लिखा है? ठीक है सर। यार इस तरह के सवाल पूछते हो ना, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। सर एक्सक्यूज मी जी। सर, क्वेश्चन 7 का लास्ट पेज खोलेंगे, 1 मिनट, प्रीवियस स्लाइड। सर ये जो अप्रोच हमने यहाँ पे यूज़ की है, इस सेम अप्रोच को हम क्वेश्चन 6 में भी तो यूज़ कर सकते हैं ना, मतलब उसमें दोनों आंसर्स आ जाएंगे, वॉल्यूम का भी और वेट का भी। आ जाएंगे, बट अभी मैंने आपसे पूछा कहाँ है इधर वॉल्यूम और वेट का? सर वैसे पूछ रहा था, वैलिड तो होगा हाँ, ना? एंड आप फिर वैलिड। उसके अंदर वही कर सकते हो, 32 kg इज इक्वल टू दिस। यस सर, वो मतलब वो कन्वर्जन हो जाएगी उससे। वो जब आएगा अगर मैं कोई गैसियस प्रोडक्ट के लिए पूछूंगा, बिकॉज दैट 22.4 dm³ इज फॉर अ गैसियस प्रोडक्ट। और गैसियस प्रोडक्ट, सही। हाँ, ठीक। तो उसके लिए थोड़ी होगा कि हर सॉलिड उसके लिए हो जाए। अच्छा, देखें क्वेश्चन 9 थोड़ा सा डिफरेंट है, वही प्रोसीजर है मगर इसके अंदर आप एक्सेस एयर की बात करते हैं। A sample of coal was found to have the following percentage composition: carbon 75%, hydrogen 5.2%, oxygen 12.8%, nitrogen 1.2%, and the rest being ash. Calculate the amount of air needed for complete combustion of 1 kg of coal if it is burnt with 30% excess air। सबसे पहले तो आपने वही काम करना है कि आपने मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर ढूंढना है और उसको सॉल्व करना है। तो पहला प्रोसीजर तो वही है।
अगेन राइट द डेटा एज इट इज। उसके बाद अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड इन एक्सेस is the theoretical amount of air divided by 100 multiply by 100 plus excess air. This formula is nothing but given over here. When we were talking about this formula, look at this. For excess air for combustion, theoretical amount of air upon 100 into 100 plus % excess of air. Theoretical amount of air क्या होती है? Theoretical amount of air क्या होती है by weight? जी 100/23 होती है। वही होती है ना, 100/20 नहीं, 100/23 नहीं होती, 100/23 ऑफ द मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, तो अब तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको थियोरेटिकल अमाउंट ऑफ एयर ढूंढना है, ये पोर्शन तो बाद में आएगा, थियोरेटिकल अमाउंट ऑफ एयर डिवाइड बाय 100 into 100 plus % excess of air, दिस इज लेटर। पहले तो आपको थियोरेटिकल अमाउंट ऑफ एयर ढूंढना पड़ेगा विच इज 100/23 multiplied by the minimum amount of air in terms of mass. In terms of अगर वॉल्यूम होता तो 100/21 into theoretical amount of air, फिर उसको डिवाइड बाय 100 करते, पर हमारे क्वेश्चन में एट द मोमेंट इट इज इन टर्म्स ऑफ मास। तो व्हेन वी आर डीलिंग इन टर्म्स ऑफ मास, नाउ वी डू द सेम प्रोसीजर। अब यहां पर ये आसान है क्योंकि मैं मल्टीप्लाई बाय 1 कर रहा हूं कंट्रीब्यूशन इनका, बिकॉज द क्वेश्चन सेज 1 kg ऑफ कोल। तो सबसे पहले तो मैं इंडिविजुअल कॉम्पोजिशन निकाल दूं। कार्बन 75 डिवाइड बाय 100 into 1, हाइड्रोजन 5.2 डिवाइड बाय 100 into 1, ऑक्सीजन 12.8 डिवाइड बाय 100 into 1, नाइट्रोजन एंड ऐश। एक्सेस एयर मैंने लिख दिया 30 है। जब ये हो गया तो अगला स्टेप क्या होता है, इन इक्वेशंस को बैलेंस करो। जो कंबशन इक्वेशंस हैं 3 ही कर सकते हैं, कार्बन कर सकता है, हाइड्रोजन कर सकता है, सॉरी 2 ही हैं क्योंकि यहां पर सल्फर ही नहीं है और कोई चीज ही नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन का है। तो एक इक्वेशन मेरा कार्बन का हुआ, एक इक्वेशन मेरा हाइड्रोजन का हुआ। अब वही बात आ गई, 1 kg ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विथ 32 डिवाइड बाय 12 kg of oxygen. In other words, 2.67 kg of oxygen. If you want, you can even write it like this: 1 kg carbon तो इसका वेट कितना था, 0.70 था ना। ये सॉल्व हो जाएगा। ये वही चीज हो गई जो मैंने डायरेक्ट एक स्टेप में लिख दी है, सही है? यस सर। तो where was I? 1 kg of carbon reacts with 12 kg of oxygen. मेरा कार्बन का प्रोपोर्शन कितना था, 0.75। तो 0.75 would react with 0.75 multiply by 32/12, 2 kg। इसी तरह हाइड्रोजन कितना था, 1 kg of hydrogen needs 8 kg oxygen, 32 डिवाइड बाय 4। तो 0.052 जो मुझे यहां से आया, ये कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 8। दिस इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। अब मैं क्वेश्चन में देखूंगा कहीं पर मेरे पास ऑक्सीजन सप्लाइड है, मतलब ऑक्सीजन ऑलरेडी है, बिल्कुल है, 12.8% ऑक्सीजन प्रेजेंट है मेरे पास, यानी 0.128 kg ऑक्सीजन है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के सम से मैं उस 0.128 को सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आई नीड इज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड माइनस ऑक्सीजन यूज्ड। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इज 2 + 0.416, ऑक्सीजन यूज्ड इज 0.128। टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इज 2.288 kg। अब मैं क्या करूंगा, अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड। इन अदर वर्ड्स, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट
this air, theoretical amount of air. Theoretical amount of air is by weight की मैं बात कर रहा हूँ, 100/23 into minimum amount of oxygen. Minimum amount of oxygen कितना था मेरा, ये था 100/23 into this 9.947 kg of oxygen. But this is not my answer, this is my theoretical amount of oxygen. मेरा क्वेश्चन ये था कि amount of air यानी amount of, this is theoretical air, sorry, my question was amount of air अगर मैं excess oxygen में जा रहा था, और उसका फॉर्मूला था theoretical air divided by 100 multiply by 100 plus excess air. क्वेश्चन में था 30% excess air, तो मैं इसको 130 कर लूंगा, 100 plus 30 130 130 multiply by this divide by 100, that is my answer. कोई प्रॉब्लम है इस सवाल में? नो सर, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन है? 77, 73 और कोई स्टूडेंट? 44, 89? इससे पहले मैं आगे जाऊं, दूसरा कॉन्सेप्ट दूं, किसी को कोई मसला है? सर ये रिपीट कर दें एक बार। क्या चीज रिपीट करूं? पूरा क्वेश्चन सर। हाँ सर ये पूरा पीछे से रिपीट कर दें। कहाँ से रिपीट करना है मुझे बताओ? पूरा क्वेश्चन रिपीट करना है? नहीं सर, ये प्रोपोर्शन से आगे जो मिनिमम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उधर से कर दें। यहाँ से? यस सर। ये मिनिमम अमाउंट निकालना तो आता है ना, जैसे पहले किया 2.288। अब मुझे देखें, जब मैं एक्सेस एयर की फॉर्मूले की बात करता हूं ना, तो एक्सेस एयर का फॉर्मूला ये होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड इज theoretical amount of air divided by 100 multiply by 100 plus % excess of air। ये फॉर्मूला गिवन है। ये जो चीज है ना theoretical amount of air, this can only be found out by minimum amount of oxygen divided by the weightage of oxygen multiply by 100। तो इसके लिए मुझे पहले मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ढूंढना पड़ता था, और जो अब तक हम किए जा रहे थे मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, वो हमने ये ढूंढा मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन 2.288 kg ऑफ एयर ऑफ ऑक्सीजन। इसको हमने 100/23 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम बाय वेट कर रहे हैं। अगर हम बाय वॉल्यूम करते तो 100/21 होता, तो बाय वेट कर रहे हैं तो 100/23 इनटू मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जो कि ये वैल्यू थी, इससे मुझे मिलेगा 9.94 kg। बट ये जो आंसर है, दिस इज द अमाउंट ऑफ थ्योरेटिकल एयर, और ये थ्योरेटिकल एयर मुझे एक्सेस एयर वाले फॉर्मूले में डालनी पड़ेगी, क्योंकि वो फॉर्मूला था थ्योरेटिकल एयर डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एक्सेस 100 प्लस 30। 100 पहले से ही गिवन था, 30 मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि 30% एक्सेस एयर। अगर 50% होता तो ये 50 हो जाता, 5% होता तो ये 5 हो जाता। तो मुझे क्या करना है, अमाउंट ऑफ एयर, दिस वैल्यू विच आई हैव ऑलरेडी फाउंड डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेस, इससे मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। वैसे आंसर है क्यों नहीं? आई मस्ट हैव सॉल्व्ड इट समवेयर, आई मस्ट हैव फॉरगॉट टू स्कैन इट, बट खैर, डू यू गेट द आइडिया? सवाल तो वैसे ही है सर, जैसे हमने सवाल किए हैं ऊपर वाले, सिर्फ इसमें एक्सेस एयर बोल रहा है, वो फार्मूला यूज किया है बस। हाँ, बस वो फार्मूला यूज किया, क्योंकि मुझे एक्सेस एयर के अंदर चाहिए कि अमाउंट ऑफ एयर अगर एक्सेस हो। बाकी सारे सवाल में एक्सेस एयर नहीं था। जी सर, दैट इज जस्ट द डिफरेंस। क्लियर हो गया? अच्छा सर, अब ये एक सेकेंड, ये कुछ क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है, बोलें जी। सर ये जो एक्सेस एयर 30% दिया हुआ है, अगर हमें ये परसेंटेज ना दी होती तो हम सिर्फ 100 से ही मल्टीप्लाई कर लेते उसको। नहीं, परसेंटेज दी हुई होती, उसके बगैर हो नहीं सकता था। हाँ, ये जरूर हो सकता था कि वो कोई ना कोई परसेंटेज लाजमी देते, क्योंकि अगर वो परसेंटेज ना दी होती तो फिर आपको ये दिया हुआ होता, अमाउंट ऑफ एक्सेस एयर पहले से ही दी होती और आपसे परसेंटेज ढूंढते, यानी आपको ये आंसर दिया हुआ होता, ये आंसर आप मिनिमम आंसर ढूंढते, ये 100 आपको मालूम था, ये आपको मालूम होता, आपको ये ढूंढना होता।
तो ये याद रख लें कि ये पेपर जो होगा ये मेरा पेपर है, और मेरे पेपर में लाजमी है कि जरूरी नहीं है अगर मैं A to Z आऊं तो मैं आपको Z to A नहीं दूं। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि मैं आपको ये वैल्यू दे दूं, ये वैल्यू आपको डेफिनेटली ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि यही तो सारा प्रोसीजर था, और ये वैल्यू आपको ढूंढनी पड़ी। तो माय क्वेश्चन कैन बी दैट सपोज द एक्सेस एयर इज X, determine the amount of excess air if the final air is this value। यानी मैं आपको ये वैल्यू दे देता, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैं आपको ये वैल्यू भी नहीं दूं और ये वैल्यू भी नहीं दूं तो दो अननोन हो जाएंगे, इट विल नॉट बी सॉल्व्ड। बात समझ आई कि मेरा क्वेश्चन किस तरह फ्रेज हो रहा है? तो आपको ये चीजें करनी है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको अपनी सारी ट्रिक्स बता दूं, ये मैंने आपको ओरली बता दिया कि मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दूं। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, और माशाल्लाह से आप लोग का मेरा ख्याल है थर्ड टाइम मुझसे पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस आप लोग को हो चुका है। चलें अब बैक टू माय पॉइंट, ये आपका होमवर्क है, लाजमी नहीं है अगले हफ्ते दें, क्योंकि आई टोल्ड यू कि जब मैंने आपसे ये चैप्टर ख़त्म किया ना उसके बाद मैं आपको एक हफ्ता दूंगा होमवर्क मुझे असाइनमेंट के तौर पे देना। तो जो आज से ही स्टार्ट करना चाहता है वो आज से स्टार्ट कर ले, anyone who wants to start later can start later, no compulsion, but I want this 1 week after this topic ends and before mids। I have not given you the solutions। शेयर कर देंगे जब लेक्चर्स खत्म होंगे, जब तक यूट्यूब वीडियोस देखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। So these questions are the first part of your homework। And similarly, there's going to be a second part of questions later। ये I think 6 हैं और इसके बाद 9 हैं, total of 15 questions। जी सर एक बार स्लाइड 44 दोबारा कीजिएगा। क्या करूं? ठीक है सर, वो सर इसकी स्नैप ले रहे थे ना सॉल्व करने के लिए। यार अगर आप YouTube वीडियो देखोगे तो वैसे ही आपको नजर आ जाएंगी। जी सर। चलो अच्छा, अब यहां तक तो आपको बात समझ आ गई। अब हम एक चीज की बात करेंगे जिसको हम बात करते हैं एयर टू फ्यूल रेशियो, जिसको हम AFR बोलते हैं। अब जब हम AFR बोलते हैं तो यहां पर नाइट्रोजन की वैल्यू अहमियत देती है, और मैंने आपको ये कहा था कि एयर के अंदर नाइट्रोजन की वैल्यू होती है। तो ये जो हम इक्वेशन लिख रहे थे ना, कंबशन इक्वेशन, CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O। This was a dummy equation in a way because we were not incorporating nitrogen। हमने सिंपल कर दिया था कि हमने अपनी एयर को अज्यूम कर लिया था ऑक्सीजन, और हमने नाइट्रोजन को नजरअंदाज कर लिया था। हमने कहा कि अज्यूम किया कि नाइट्रोजन है ही नहीं। तो रियल इक्वेशन के अंदर नाइट्रोजन होती है, which will help us to find the air and fuel ratio। अच्छा, मुझे ये कोई बताए कि नाइट्रोजन का फंक्शन क्या होता है कंबशन क्वेश्चंस के अंदर, और कोई मुझे ये नहीं बताया कि हमने ये नहीं पढ़ा था या क्योंकि मैंने खुद आपको पढ़ाया है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन कंबशन क्वेश्चंस, या व्हाट डज द नाइट्रोजन एक्ट एज? फर्ज करें ये मैं क्वेश्चन दे देता या एग्जाम में दे देता, मे बी शायद एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है। नहीं, क्योंकि एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। रिमेंबर योर CPP1। मैंने क्या बोला था, अगर कोई चीज रिएक्ट नहीं कर रही है उसको अगर आप चेंबर में डालोगे बाहर वैसे की वैसे निकलेगी तो उसको क्या बोलते हैं? इनर्ट होता है सर। तो इनर्ट का दूसरा नाम क्या होता है? टाई कंपोनेंट याद है? ये सर वर्ड तो याद है। Remember CPP1 I said something like tie component। Nitrogen acts as a tie component in terms of combustion, it does not react। अच्छा, coming to this point,
इफ बाय वॉल्यूम वी नो, अच्छा अब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं. If by volume we know that air contains 21% oxygen and 79% nitrogen, each mole of oxygen to oxidize the hydrocarbon, यानी हर एक मोल ऑक्सीजन जो हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करेगा वो 3.76 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन के साथ आएगा. अगर कोई मुझसे ये पूछे कि 3.79 मोल्स के साथ कैसे आएगा, ये सवाल है ना, तो 79 को 21 से डिवाइड करें आप. देखें, इन अदर वर्ड्स इट इज नथिंग बट दिस. 1 मोल ऑक्सीजन, सॉरी 1 मोल एयर contains 21%, या इन अदर वर्ड्स 0.21 O2. सही है. तो अगर मैं x मोल A ढूंढूं, कितना है, और 0.79 N2 करूं, तो ये 0.79 डिवाइड बाय 0.21 अगर मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो 3.76 का रेशियो आएगा. You do not know how this 3.76 comes, but you should know this number. You should know that 1 mole of oxygen gives 3.76 mole of nitrogen. इसके साथ आता है कोई भी एयर के प्रॉब्लम के अंदर 3.7 टोटल 4.76 होता है. 4.76 में से 3.76 नाइट्रोजन का हिस्सा है, 1 ऑक्सीजन का हिस्सा है. 79% ऑक्सीजन, 79% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन. Using the combination of molecular mass of air to be assumed as 29 kg kilomole, आप 28.94 भी ले सकते हैं, 28.96 भी ले सकते हैं. But to make the calculations easier, हम air to fuel ratio के अंदर 29 mass लेते हैं. It is assumed that nitrogen does not undergo any chemical reaction. अगर नाइट्रोजन कोई केमिकल रिएक्शन नहीं ले रहा, तो what does that mean? That nitrogen is acting as a tie component in this equation. Please make sure that this is air to fuel ratio. Again, keep your eyes open. If I ask you fuel upon air ratio, fuel upon air ratio would be 1 upon the air to fuel ratio. तो क्वेश्चंस के ऊपर देखकर आंसर कीजिएगा कि मैं फ्यूल अपॉन एयर रेशियो पूछ रहा हूं या मैं एयर टू फ्यूल रेशियो पूछ रहा हूं. अगर आप कंबशन कर रहे होते हो, ये आपकी कंबशन प्रोसेस है. अगर आप कंबशन कर रहे होते हो तो आपके पास कोई फ्यूल होता है जो जिसको हम मालूम नहीं है फ्यूल क्या है, CXHY. ये CPP1 जैसा एक डायग्राम है. कंबशन चेंबर के अंदर अगर आप फ्यूल ऐड कर रहे हो, डेफिनेटली आप एयर ऐड कर रहे हो. एयर के अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है. ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन 1 है, नाइट्रोजन का 3.76 है. कैसे, अभी मैंने आपको बता दिया. 21% ऑक्सीजन, 79% नाइट्रोजन, 79 डिवाइड बाय 9, 21, यानी 1:2. अगर उसके रेशियो में लाना है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 79 डिवाइड बाय 21, 3.76 N2. अब मैंने आपको CPP1 के अंदर बताया था कि जो चीज रिएक्टेंट में जाएगी वो प्रोडक्ट में भी आएगी. इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट. तो डेफिनेटली अगर आप कंबशन कर रहे हो तो प्रोडक्ट के अंदर जो C होगा कंप्लीट कंबशन के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड देगा. मैं अज्यूम कर रहा हूं कंप्लीट कंबशन है. अगर मैं इनकम्प्लीट कंबशन बोलता तो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड भी आता, मगर फॉर नाउ आई एम अज्यूमिंग कंप्लीट कंबशन. तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, हाइड्रोजन जा रहा है तो वाटर आएगा. और यहां पर देखें कि आपके प्रोडक्ट्स के अंदर N2 भी आएगा, O2 भी आएगा. क्यों? क्योंकि एयर के अंदर O2 भी है, एयर के अंदर N2 भी है. तो एक प्रॉपर कंबशन क्वेश्चन जो होता है ना, जो हमने मीथेन के लिए लिखा था, CH4 + 2O2 gives CO2 + 2H2O, हमने नाइट्रोजन को इग्नोर किया था. असल में इक्वेशन शुड बी समथिंग लाइक दिस, CXHY + ZO2 + 3.76 N2.
gives you CO2 plus H2O plus N2 plus O2। अब यहां पर एक चीज नोट करें, अगर हम कंप्लीट कंबशन अज्यूम कर रहे हैं, कंप्लीट कंबशन, आई एम रिपीटिंग, कंप्लीट कंबशन विथ स्टोइशियोमेट्रिक एयर। स्टोइशियोमेट्रिक एयर का क्या मतलब है? जितनी एयर हमें कंबशन में चाहिए उतनी हम दे रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं दे रहे, तो यहां पर ऑक्सीजन नहीं आएगा। देयर इज अ क्रॉस ओवर देयर। ऑक्सीजन सिर्फ उस सूरत में आएगा जहां पर मेरी एयर एक्सेस में है। तो अगर मेरी क्वेश्चन में लिखा हुआ है एयर इज इन एक्सेस, तो आई वुड गिव कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये बात समझ आई जी? ये इक्वेशन कुछ नहीं है, सिर्फ वो मीथेन की इक्वेशन है। इससे पहले मैं आपको ये टेबल एक्सप्लेन करूं, मैं आपको इसको सॉल्व करना दिखाता हूं। मीथेन की इक्वेशन को ही देख लें, उसके बाद हम टेबल के ऊपर आएंगे। मैं आपको कुछ वैल्यूज बोलूंगा, उन वैल्यूज को इग्नोर कीजिएगा। इग्नोर दिस 2, इग्नोर दिस 2, इग्नोर दिस 2 and ignore this 7.52. Ignore the coefficients. Let us assume we have to write a balanced equation for methane. हम जब balanced equation for methane लिखते हैं, हम जब balanced equation of methane लिखते हैं, we write a balanced equation CH4 plus O2, complete combustion हो रहा है, gives CO2 plus H2O। अभी मैंने बैलेंस की बात नहीं की है, मैंने आपको यही सिखाया था ना, कंप्लीट कंबशन के लिए हम ये लिखेंगे, यही सिखाया था ना? यस नो? यस सर। अच्छा, अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जब हम फ्यूल टू एयर रेशियो लिखें ना, फ्यूल टू एयर रेशियो, तो आप अपने इक्वेशन को कैसे लिखें? कोई भी आपका हाइड्रो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्केन हो, जो भी हो, कंबशन की बात कर रहा हूं, आप उसको लिखेंगे CH4 प्लस ब्रैकेट। यहां पर मैं सिर्फ एयर को ऑक्सीजन अज्यूम कर रहा था, मैं नाइट्रोजन को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा था। O2 एयर का कंट्रीब्यूशन प्लस 3.76, दोनों वही इक्वेशन होंगे, N2 gives you definitely CO2 बाहर आएगी, definitely H2O बाहर आएगा, and what goes in comes out. Matter cannot be changed, या no addition or subtraction of matter। इसका मतलब N2 यहां पर लिखेंगे। क्लियर हो गया? इस सर इसमें इक्वेशन में हमने कोई डाउट? 3.76 कहां से लिखा है? सर इसमें 3.76 कहां से आया? मैंने पूरी पिछली स्लाइड के ऊपर बोला था कि 3.76 कैसे आएगा। 3.76 यहां से आएगा। 79% नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन होता है एयर में, 21% ऑक्सीजन का होता है। तो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन देखूं तो 79 डिवाइडेड बाय 21 कितना होगा? 3.76। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन 1 होता है, नाइट्रोजन का 3.76 होता है एयर के अंदर, ये याद रख लें। ये समझ आया ये इक्वेशन मैंने कैसे लिखा? कोई मसला इस इक्वेशन में? यस सर, नो सर, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो एक पूछ लें मुझसे। वो मीथेन का सिंपल इक्वेशन वैसे के वैसा है, CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। मैंने सिर्फ क्या किया है, CH4 को वैसे ही रखा है, O2 के अंदर मैंने अज्यूम किया है कि नाइट्रोजन भी है, क्योंकि एयर के अंदर नाइट्रोजन होती है। तो O2 प्लस 3.76 N2 क्लोज ब्रैकेट कर दिया, CO2 प्लस H2O प्लस N2। इसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया था? इसके बाद मैंने आपको बैलेंस करना सिखाया था। बैलेंस की आप बात छोड़ें,
अगर वैसे आपको नहीं होता बैलेंस क्या होता है, तो आप यहां पर कोई नंबर्स लिखते हैं ना कोएफिशिएंट को, ए बी, मुझे वैल्यूज नहीं मालूम, सी डी, वैल्यूज ही लिखते हैं ना। और वो तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर आप सी की वैल्यू 1 है तो यहां पर 1 हो जाता, और यहां पर अगर H4 है तो यहां पर H2 हो जाता। तो इसका मतलब ये कि ये 2 हो जाता, ये 1 हो जाता, ये 2 हो जाता, ये 1 हो जाता। इन अदर वर्ड्स मैं क्या कर रहा था, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू 1, D इज इक्वल टू 2। ये समझ आई क्या किया मैंने? सिर्फ मैंने ABCD डाल दिया था, मगर मैंने आपको टेक्निक बता दी थी किस तरह इसको सॉल्व करो। ये बात समझ आई? यस सर। जी। तो मैं आपको बैलेंस करना सिखा रहा हूं प्रॉपर इक्वेशन को कैसे। तो जब आपने इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन ये इक्वेशन लिख लिया ना, इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन आपने ये इक्वेशन लिख लिया, तो आप वही चीज करें। मीथेन से पहले हमेशा ए लिखें, ऑक्सीजन से पहले वैसे तो कोई वेरिएबल भी लिख सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट हम जेड यूज करते हैं। सी से पहले हम बी यूज करते हैं, एच से पहले हम सी यूज करते हैं, एन से पहले हम कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं, मैंने डी यूज कर ली। क्लियर हो गया? जी जी सर। सही है। देखें, वैसे उन्होंने सी से पहले 1 एज्यूम की हुई है, मगर इक्वेशन यहां से आया है। अब बात करते हैं इसको बैलेंस करने के लिए। अब प्लीज फॉलो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हम बेसिकली कर रहे हैं एलिमेंट बैलेंस, यानी जो एलिमेंट रिएक्टेंट के अंदर हैं वो एलिमेंट प्रोडक्ट के अंदर भी होंगे। तो अगर मैं एलिमेंट बैलेंस करूं, मेरे पास इस पूरे इक्वेशन में कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट हैं। एक एलिमेंट कार्बन है, दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन है, तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है, चौथा एलिमेंट नाइट्रोजन है। इसी तरह जो अंदर जाएगा वो बाहर भी आएगा। तो प्रोडक्ट के अंदर एक एलिमेंट कार्बन है, एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, एक एलिमेंट नाइट्रोजन है, एक एलिमेंट ऑक्सीजन है। तो टेबल यही बता रही है कि टेबल के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, और प्रैक्टिस के साथ आप डायरेक्ट कर सकते हैं जिस तरह मैं क्वेश्चंस में करूंगा और आपको दिखाऊंगा। तो एलिमेंट आपने 4 बना दिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये आपका रिएक्टेंट साइड है, ये आपका प्रोडक्ट साइड है, ये आपका रिड्यूस्ड इक्वेशन है। रिड्यूस्ड इक्वेशन के ऊपर बाद में आए, आप इसके ऊपर देखें। एलिमेंट बाय एलिमेंट चलते हैं। अमाउंट इन रिएक्टेंट्स और अमाउंट इन प्रोडक्ट्स बीच में इक्वल टू हो। आप अगर कार्बन को देखें, आपका अंदर कितना रिएक्ट साइड के अंदर, ये क्या वैल्यू है? एक्स। एक्स जा रहा है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कितना आ रहा है? प्रोडक्ट में ए ए आ रहा है जी, प्रोडक्ट में ए, ए सिर्फ एक वैल्यू है ए, तो प्रोडक्ट में कार्बन ए है। इसी तरह अब आप हाइड्रोजन में जाएं, हाइड्रोजन में क्या वैल्यू है? वाई, वाई वैल्यू है। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है? 2b बी नहीं है, 2b है। 2b है सर। हाइड्रोजन का बी को, हाँ बी कोएफिशिएंट है, यहां पर 2 है, तो मैंने 2b लिख दिया। ऑक्सीजन की बात कर लें, ऑक्सीजन कितना है? 2 मल्टीप्लाई बाय जेड, 2 मल्टीप्लाई बाय जेड। और प्रोडक्ट में कितना है? 2a प्लस बी। इन अदर वर्ड z आपका a प्लस बी डिवाइड बाई 2 भी हो सकता है, यानी फर्ज करें इसको आप 2a प्लस बी लिख दें। और नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी है? नाइट्रोजन की है 3.76 मल्टीप्लाई बाई जी।
यानी 7.52 Z, 3.56 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 7.52 Z, और यहां पर नाइट्रोजन कितना है 2C, C हो गया। तो इसको जब आप रिड्यूस करोगे तो x इज इक्वल टू a, क्योंकि रिड्यूस का क्या मतलब है, जो प्रोडक्ट में आ रहा है, जो अंदर जा रहा है वो बाहर जा रहा है, बाहर आ रहा है, तो अंदर x जा रहा है, बाहर a आ रहा है, x इज इक्वल टू a। अंदर y जा रहा है, बाहर 2b आ रहा है, y इज इक्वल टू 2b। अंदर z जा रहा है, वो प्रोडक्ट में आ रहा है, 2z इज इक्वल टू 2a प्लस b। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये सिंपली बन जाएगा z इज इक्वल टू 2a को अगर 2 से डिवाइड किया तो a बन जाएगा, b को 2 से डिवाइड किया तो b अपॉन 2 बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं 7.52 z इज इक्वल टू 2c करूं, 7.52 डिवाइडेड बाई 2 3.76 बन जाएगा। z वैसे के वैसे रहेगा और c हो जाएगा, सिंप्लीफाइड इक्वेशन। अब आ जाओ आप हमारे मेन इक्वेशन की तरफ, इसको इग्नोर कर दो, ये अब आप लोग खुद बैलेंस करेंगे। अब ट्रिक देखें, ये मेरे आखिरी चीज है आज के लिए, यहां से मैं कंटिन्यूएशन लूंगा मीथेन के ऊपर। अब बैलेंस करना देखें, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? सर कट रही है इधर मैम जी कट रही है सर आपकी आवाज सर कट कट के आवाज आ रही है, ये बहुत एक सेकंड रुकें, क्लियर होने दें क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट है। आई थिंक अब क्लियर हो गई है, क्लियर है? यस सर। जी सर अब जी यस सर। अच्छा, अब देखें वही इक्वेशन मीथेन का निकलेगा, किस तरह निकलेगा। ये मेरा इक्वेशन है, मैंने मीथेन से पहले कुछ नहीं लिखा, इससे पहले मैंने Z लिखा, इससे पहले मैंने B लिखा, C लिखा और N2 को D लिखा। मैं वेरिएबल बाय वेरिएबल जाऊंगा। अब आप वही ट्रिक करेंगे। मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, ऑड एल्केन के लिए अगर सिर्फ CO2 प्रोड्यूस हो रहा है तो ऑड एल्केन के लिए वही नंबर होगा ऑड एल्केन के लिए। तो अगर यहां पर 1C है, सही है, और यहां पर मेरे पास B है CO2 से पहले, तो इसका क्या मतलब हुआ, B की वैल्यू क्या है, 1 हो जाएगी सर। B की वैल्यू 1 है। ये मैंने सिर्फ किया, इसको आसान कर देते हैं, कार्बन बैलेंस। लेट्स राइट इट लाइक दिस, कार्बन बैलेंस इज, इधर कितने कार्बन है, B कार्बन है, यहां पर कितना कार्बन है, 1 कार्बन है। तो मेरा पहला इक्वेशन तो ये बन जाएगा B इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया? अब कार्बन के बाद आ जाए हाइड्रोजन बैलेंस के ऊपर। हाइड्रोजन बैलेंस इज इक्वल टू, अंदर कितने हाइड्रोजन जा रहे हैं, 4 हाइड्रोजन, 4 इज इक्वल टू, यहां पर कितने हाइड्रोजन है मेरे पास, 2 मौजूद है और C की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इन अदर वर्ड्स आई कुड राइट हाइड्रोजन एज 2C। अगर मैं 2C लिख देता हूं तो मेरी C की वैल्यू हो गई 2। क्लियर है? यस सर। अब आ जाएं ऑक्सीजन बैलेंस के ऊपर। ऑक्सीजन बैलेंस इज इक्वल टू, यहां पर कितने ऑक्सीजन है, 2Z, 2 ऑक्सीजन यहां पर है, Z यहां पर है, इज इक्वल टू, अब यहां पर देखें, यहां पर मेरे पास ऑक्सीजन कितने हैं, अगर O2 बैलेंस देखा जा रहा है या O2 बैलेंस देखा जा रहा है, यहां पर मेरे पास 2B हैं, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहां पर हैं और B यहां पर है, यानी 2Z इज इक्वल टू 2B प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन यहां भी है और यहां पर कितना ऑक्सीजन है, C। 1 ऑक्सीजन है, यानी मैं सिंपली C लिख दूंगा। और C की वैल्यू मुझे वैसे ही मालूम है, B की वैल्यू मुझे वैसे ही मालूम है, B की वैल्यू 1 है, तो 2 into 1 कितना हो गया, है ये टोटल 4 हो जाएगा, 2Z इज इक्वल टू 4। नहीं, कुछ एक सेकंड गलत किया है, एक सेकंड मुझे देखने दें, कुछ यहाँ पर गलत हुआ है। अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस लगाऊं तो
इसका मुझे लगाना चाहिए, अगर मैं 2z इज इक्वल टू 2b प्लस, सही लगाया। एक नहीं फाइनल इसका 2 आएगा जनाब। तू कैसे मैंने भी आएगा? कुछ इतने गलती एक कर, नहीं सही है सर, ये 2g क्वेश्चन डिवाइड हो स्टेटमेंट जाएगा ना लगाया। सर, ये 2 का कोएफिशिएंट 2 है, ये हाँ डिवाइड हो सॉरी जाएगा। 2b डिवाइड होगा, आई फॉरगॉट द डिवाइड। सही है, ये 4 आ रहा है, मैं इसको z समझ रहा था। 2b प्लस 2c इज इक्वल टू, इसका आंसर 4 आ रहा था क्योंकि 2 इंटू 1 इज 2, 2 प्लस 2 इज 4, मगर ये 2z इज इक्वल टू 4 है, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एंड फाइनली वी कम ऑन टू द नाइट्रोजन बैलेंस। नाइट्रोजन बैलेंस के लिए कितने मोल्स अंदर जा रहे हैं? 3.76 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 7.52, 7.52 मल्टीप्लाई बाय z यानी मेरा जो बन जाएगा इक्वेशन वो बन जाएगा 7.52 z इज इक्वल टू, यहां पर कितना है? 2d। तो अगर मैं 7.52 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, 7.52 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं क्योंकि z की वैल्यू 2 है, तो ये बन जाएगा कुछ 15 पॉइंट समथिंग। मगर अगर मैं उसको दोबारा 2 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि अगर 2 से यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 से वो डिवाइड भी हो रहा है, तो फाइनल आंसर मेरा कितना बनेगा? 7.52 ही बनेगा। यानी मेरी d की वैल्यू आ रही है 7.52। ये मुझे मेरी वैल्यूज मिल रही हैं। नाउ इफ आई लुक एट माय आंसर्स, z की वैल्यू मैंने आपको कितनी सर बोली इसमें थी? ये 2 डिवाइड नहीं हो जाएगा जाके उधर 7.52 से? हो जाएगा, इसीलिए मैंने 7.52 किया, हो जाएगा। और देखें होगा भी 7.52। अगर यहां पर 3.76 है ना, 3.76 है, ये कितना बन रहा है? 3.76 मल्टीप्लाई बाय 2, 7.52। यहां पर कितना है? डी। एक सेकंड, आप क्या बोल रहे हो? अयान क्या बोल रहे थे आप? सर ये आएगा 3.76 z इज इक्वल टू d आता है। हाँ बोलो, 3.76 जी 3.76 z इज इक्वल टू d आ जाएगा फाइनल में। इज इक्वल टू डी आप बोल रहे हो। जी की यस, कितनी वैल्यू आ रही है? d की वैल्यू तो इसमें नहीं है सर, ये हमें फाइंड आउट करना है। g की वैल्यू है सर जी हमारे की पास 2 है। जी 2, तो 7.72 वही तो मैंने लिखा था, 7.72 ही तो लिखा था। आपने सर वो z की वैल्यू नहीं लिखी थी ना उसमें, अभी z की वैल्यू किसकी वैल्यू नहीं लिखी थी? z की वैल्यू नहीं लिखी मैंने थी आप मल्टीप्लाइड डायरेक्ट। मंथली कर लिया था भाई, कोई इसको समझाए, मैंने मेंटली कर कर वो लिख ली थी ना जी की वैल्यू। सर वो आगे तो हमें मेंटली तो मैंने नहीं पता डायरेक्ट लगता। मैंने डायरेक्ट 7.52 था, मैं अंडू कर कर दिखा देता हूं आपको। ये मैंने लिखा हुआ था 7.52, मैंने मेंटली डायरेक्ट कर लिया था। खैर जो भी है, तो अब देखें मेरी b की वैल्यू कितनी है? मेरी b की वैल्यू 1 है, मेरी c की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू कितनी आई? दिस इज द इक्वेशन फॉर मीथेन। ये इक्वेशन और ऊपर वाली इक्वेशन देखें, बिल्कुल बैलेंस हो रही है। CH4 1 मोल, CH4 1 मोल, ऑक्सीजन 2 मोल्स, यहां पर भी 2 मोल्स हैं पर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन्वॉल्व्ड हैं, यानी 3.76 मल्टीप्लाई बाय 2, 7.52। जितने मोल नाइट्रोजन के अंदर जाएंगे उतने ही मोल नाइट्रोजन के बाहर आएंगे, 7.52 N2। दैट इज व्हाई नाइट्रोजन इज अ टाई कंपोनेंट। और यहां पर 1 CO2 और 2 H2O। So this is the proper equation for methane. I would like to stop here and we will continue from here next week, but at least learn how to make this equation. सर एक सेकेंड, लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग, उसके बाद आप पूछें जो आपने पूछना है। आज अब्दुल कयूम मुझसे